आज सुबह सुबह प्रिया अपने ससुर के कमरे को देखकर आग की तरह उन पर बरस पड़ी। अरे पिताजी, यह सब क्या ड्रामा है? इस तरह से कपड़े क्यों फैला रखे हैं? पूरे रूम का कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है आपने। कम से कम अपने कमरे को तो समेट लिया करो। मुझे इतनी फुर्सत नहीं कि मैं आपके रूम को भी समेटती रहूं। बहू की कर्कश आवाज ने रमेश जी की तंद्रा तोड़ी तो वो घबरा से गए। वह चारपाई से उठे और जल्दी जल्दी पूरे कमरे को समेटने लगे। पीछे खड़ा रमेश जी का बेटा अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए बोला, प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी से ऐसे बात करने की? और कमरा समेटने का काम तुम्हारा है, बाबूजी का नहीं है। आइंदे उनसे ऐसे बात की तो ठीक नहीं होगा। गौतम ने आंखें लाल करते हुए डांटा तो प्रिया सहम सी गई और सीधे अपने कमरे में चली गई। रमेश जी बेटे के मन में अपने लिए मान सम्मान और प्यार देख अभिभूत हो गए। अभी कुछ पहले बहू के कटीले शब्दों से जो घाव मिले थे वह बेटे के व्यवहार से मिट से गए। दिल को सुकून मिला कि उनका बुढ़ापा अच्छे से ही गुजरेगा। कुछ देर बाद रमेश जी की पत्नी सरला जी छत से कपड़े सुखाकर सरला जी कमरे में आई तो रमेश जी के चेहरे पर मुस्कान देख पूछ बैठी, क्या हुआ जी? बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? क्या पा लिया जो इतनी राहत भरी मुस्कान है चेहरे पर? सरला, माँ बाप को क्या चाहिए? बच्चों से प्यार और सम्मान ना, बस वही मिला है आज मुझे। फिर सारी बात बता दी उन्होंने सरला जी को। सरला जी बोली, मेरा बेटा है ही ऐसा, वह हम दोनों को बहुत प्यार करता है, तभी तो हम दोनों को गांव से यहाँ ले आया अपने पास शहर में, हमारा ख्याल रखने के लिए। हाँ सरला, बहू चाहे जैसी भी हो, पर बेटा हमारा लायक है, हमारा बहुत ध्यान रखता है। पर सरला, यहाँ कब तक रहेंगे? गांव में भी तो अपनी खेती बाड़ी है, वहाँ भी तो देख रेख करने वाला कोई नहीं है, जाना तो पड़ेगा। ऐसा करो, गौतम से कहकर टिकट करा लो, चलते हैं गांव। हाँ जी, अभी जाती हूँ कहकर उत्साहित होकर बेटे के कमरे की तरफ बढ़ी सरला जी दरवाजे पर पहुंची तो बेटे बहू में बहस हो रही थी। सुनकर उनके कदम वहीं रुक गए। मुड़ने को ही थी कि गौतम ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर सरला जी के होश उड़ गए। गौतम बोले जा रहा था, प्रिया, क्या जरूरत थी पिताजी को यह सब कहने की? तुम समझती क्यों नहीं हो? पापा की पेंशन आती है, वह हमारे साथ है तो डबल पैसा घर में आ रहा है। उनका खर्चा ही कितना है, बाकी सारा पैसा घर में खर्च होता है। हम अपनी लाइफ अच्छी जी पा रहे हैं, कम से कम इतना तो सोचो। मैं भी जानता हूँ माँ और पिताजी की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी होती है। सोचो, 45,000 कम नहीं होते। हाँ पतिदेव, यह तो तुमने बहुत बार समझाया है, लेकिन क्या करूँ, उनके साथ रहने में कितनी परेशानी होती है। मैं उन लोगों को कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ यह मैं ही जानती हूँ। अरे प्रिया, बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे कौन सा उनका रोक टोक पसंद आता है? पेंशन की बात नहीं होती तो मैं उन्हें यहाँ लेकर ही नहीं आता। बेटे की सच्चाई जानकर सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। इतना स्वार्थ बेटे के मन में, यह सब ना सुनती तो वह भ्रम ही अच्छा था। नहीं नहीं, सही हुआ यह सब पता चल गया। अब यह स्वार्थ अब और नहीं। कमरे में घुसी और गौतम की तरफ देखते हुए बोली, गौतम बेटा, मैं सोच रही हूँ जो तेरे पिताजी को पेंशन मिलती है उसे वृद्धाश्रम को दान कर दूं। तू क्या कहता है बेटा? हर महीने का पैसा किसी के काम आएगा, हमारा क्या है? हमारे लिए तो तू है ही। माँ, क्या कह रही हो आप? होश में तो हो? इतना सारा पैसा दान करोगी और उसके बाद का सोचा है? मेरी भी इतनी कमाई नहीं है कि मैं सब कुछ संभालूं। बेटे की बात सुनकर सरला जी मुस्कुराने लगी, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे इतना दर्द था कि उनका हृदय छलनी हुए जा रहा था। अपने आप को बहुत मजबूती से संभालते हुए बोली, बेटा, होश आ गया है मुझे। अपने पिताजी की पेंशन के लिए तुम हमें बर्दाश्त करते हो। आज मैंने सब कुछ सुन लिया। जब तुम सिर्फ मेरी 2 हथेलियों में समा जाते थे, जब मेरे दूध के कतरे पर जिंदा थे, उस समय मैं स्वार्थी हो जाती तो तुम यहाँ नहीं होते। तेरे पिताजी ने अपनी सारी जरूरतों को छोड़ दिया, अपने सारे शौक उन्होंने तुम्हारी बढ़ती जरूरतों के सुपुर्द कर दिया। अगर वह उस समय स्वार्थी हो जाते
तो सोचो क्या होता। माँ, आप गलत समझ रही है। मैं तो बस प्रिया को समझा रहा था। नहीं बेटा, अब तुम दोनों को समझने और समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और तेरे पिताजी कल ही गांव जा रहे हैं। गाड़ी लेकर जाएंगे। तुम्हारा खरीदा हुआ नहीं है, लेकिन कहोगे तो भेज देंगे। हम अभी भी माँ बाप हैं, कोशिश करेंगे, अभी भी तुम्हारा पालन पोषण करते रहेंगे, लेकिन अब ऐसे नहीं। तुम सामने से कहना तो हम सोचेंगे। और हाँ, हम दोनों को कभी भी अपने पास बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा खुश रहो। आज भी माँ का मन यही प्रार्थना करेगा ईश्वर से। अपनी सशक्त आवाज में सब कुछ कहने के बाद बाहर जाने के लिए मुड़ी तो सामने रमेश जी को खड़ा पाकर बिफर सी गई। उनके सीने से चिपक कर रो पड़ी। ना रो सरला, बच्चे स्वार्थी हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। अच्छा हुआ बेटे की सच्चाई का पता चल गया। हमें पता ही नहीं था हमारा बेटा पैसे के लिए हमारे साथ है। चलिए कल ही गांव चलते हैं। गौतम, पेंशन का आधा पैसा भेजूंगा तुम्हारे पास, इसलिए कि कहीं तुम्हारी औलाद को पालने के समय तुम्हें एक पिता का फर्ज याद रहे। कहीं तुम अपना स्वार्थ वहां ना दिखा दो। कहते हुए ऐसी विषाद की लकीरें खींच आई रमेश जी के चेहरे पर कि कुछ ही पलों में दुनिया के सबसे कमजोर इंसान दिखने लगे। पिताजी, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कहते हुए नम आंखों से गौतम ने सर झुका लिया, लेकिन रमेश जी और सरला जी ने एक बार मुड़कर देखा भी नहीं। आज माता पिता के विश्वास की डोर टूटी थी। दूसरे दिन गौतम कहता रह गया। दोनों ने एक नहीं सुनी। सारा सामान गाड़ी में डाला और अपने आत्मसम्मान की गठरी ले निकल पड़े अपने गांव, अपनी मिट्टी की तरफ। ईश्वर ने इतना दिया था कि मान सम्मान से जीवन गुजर सके।